सभी को नमस्कार। मैं दिलीप नामदेव। आज हम कक्षा 10 के लिए अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरणों को किस तरह से संतुलित किया जाता है, इन सभी को पढ़ेंगे। हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं में बहुत से परिवर्तन होते हुए देखे हैं। जैसे जब दूध में नींबू डालते हैं तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है या दूध फट जाता है। पेपर को जलाने पर वह राख में परिवर्तित हो जाता है। पानी को उबालने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है या भाप में परिवर्तित हो जाता है। और पानी को फ्रिज में रखने पर या जमाने पर वह बर्फ में या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लोहे में जंग लगी हुई भी देखी है हमने। चूने में पानी मिलाने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। रसोई गैस को जलाने पर वह नीली लौ के साथ जलती है। इन सभी परिवर्तनों में कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो कोई एक रासायनिक यौगिक दूसरे रासायनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। उसकी रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसके रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक गुण के साथ उसके भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक यौगिक आपस में क्रिया करके या बदलकर नया कोई रासायनिक यौगिक बना लेते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। भोजन का पाचन होना एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। अगला है श्वसन। श्वसन में पचित भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो सभी जीव इसी ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। तो ये श्वसन की भी जो क्रिया है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है या जैव रासायनिक अभिक्रिया है, और यह भी एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो यह अभिक्रिया भी एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, संतुलित किए लेते हैं इसको। यहाँ पे कार्बन 6 है, इसको 6 करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 6। अब ये समीकरण बैलेंस है। हालांकि समीकरण बैलेंस करना आगे देखते हैं अभी हम। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हालांकि ये बहुत धीमी रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ महीने से कुछ सालों का समय लगता है। लोहे के ऊपर आपने एक ब्राउन से कलर की, एक गहरे से कलर की पपड़ी जमी हुई देखी होगी, उसी को बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। तो इसमें आयरन या लोहा नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर आयरन का ऑक्साइड बनाता है जलयुक्त। इसी को जंग बोलते हैं। ये जंग का सूत्र है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। समीकरण संतुलित कर लेते हैं। तो इस तरह से
ये प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। दहन, किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर देखते हैं मैथेन का दहन होना, मैथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करते हैं। या कार्बन तो बैलेंस है, यहां पर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, तो पहले हाइड्रोजन को करते हैं। यहां पर क्या करना होगा 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं इस तरफ, और यहां पे 2 से गुणा करना होगा, तो ये समीकरण भी बैलेंस है। तो इस तरह से ये कुछ हमने देखे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक बार फिर दोहराते हैं। जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या परिवर्तित होकर नए रासायनिक पदार्थ बना लेते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हाइड्रोजन का एक अणु जिसमें 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन का एक अणु जिसमें 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का एक अणु जिसमें 2 परमाणु है। तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ क्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं। ये पहला अणु और ये दूसरा अणु। तो इसमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं H2O, H2O और ये H2O, ये 2 बार। तो 2 बार जब H2O लिखे, जब 2 बार H2O लिखे तो इसको इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन को लिखा और ये हाइड्रोजन के दोनों अणुओं को इस तरह से लिखा। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये रासायनिक पदार्थ और बनने वाले रासायनिक पदार्थ को एक गणितीय रूप में, एक सूत्र के रूप में लिखा जाए तो उसे रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। चूने के पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले परिभाषा में, जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ, तो ये एक रासायनिक पदार्थ, और एक से अधिक तो ये 2 रासायनिक पदार्थ आपस में परिवर्तित करके नए रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। तो नए रासायनिक पदार्थ एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो एक रासायनिक पदार्थ भी परिवर्तित होकर नए रासायनिक पदार्थ बनाता है। तो जब चूने के पत्थर को गर्म करते हैं, ये गर्म का चिन्ह लगाया, इस तरह से अपन दिखा सकते हैं कि इसको गर्म कर रहे हैं। जब चूने के पत्थर को गर्म करते हैं तो चूना, बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। जब मैग्नीशियम के रिबन को या फीते को गर्म करते हैं, बर्नर के ऊपर गर्म करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख प्राप्त होती है। जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड प्रवाहित करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न। एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़े लेते हैं और उस पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रवाहित करते हैं तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए जब मोमबत्ती को इस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, अर्थात उसका दहन होता है। इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस बनी है। यहां पर हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्रिया कारक जब क्रिया फल में परिवर्तित होते हैं तो कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, या इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं भी कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ परिवर्तन होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं
तो भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है रासायनिक यौगिकों की, रंग में परिवर्तन होता है और ताप में परिवर्तन होता है। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते समय गैसें भी निकलती हैं। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं हम, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो जल बनता है। हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था देखें तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, और जो जल बनता है वह द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था भिन्न प्रकार की होती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पाद बनता है तो उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है या हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला होता है, एक परख नली में कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें एक कील डुबा देते हैं। जब इस कील को हम बाहर निकालते हैं तो इस कील का रंग परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तुलना हम दूसरी कील से करते हैं तो इसका रंग परिवर्तित दिखाई देता है, अर्थात वह कील का रंग हरा हो जाता है और इस कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। आयरन की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है, तो इस अभिक्रिया में ये आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, तो आयरन का सल्फेट बन जाता है और इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा देखते हैं हम, ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप की आवश्यकता होती है। ताप में परिवर्तन के लिए एक हम उदाहरण ले सकते हैं, जब बिना बुझे चूने के ऊपर पानी डालते हैं तो बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया हमने सभी ने होते हुए देखी होगी। चूने के ऊपर जब पानी डालेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस निकलती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस अभिक्रिया में गैस भी निकल रही है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस का निष्कासन भी होता है। तो ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं हैं, या रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्रियाकारक कहते हैं, और जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं उन्हें क्रियाफल कहते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को देखते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक अभिक्रिया है, इसे हमने वाक्य के रूप में लिखा है, और जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखते हैं तो 2 या 2.5 लाइन या 3 लाइन में आती है वो। अर्थात इस अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखा जाए तो इसमें भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफलों को हम शब्द के रूप में लिखें, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हमने शब्दों के रूप में लिख दिया तो इसको बोलेंगे हम शब्द समीकरण। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफलों को संकेत या सूत्र के रूप में लिखा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफलों को एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है और क्रियाकारक और क्रियाफलों को उनके संकेत या सूत्र के रूप में लिखा जाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को इस तरह से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना MgO।
समीकरण को संतुलित किए लेते हैं, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहां पर और यहां पर भी 2 लिखना होगा। तो इसे बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों को उनके सूत्र के रूप में लिख दें इस तरह से, तो इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और इस रासायनिक समीकरण में ये सभी जो यौगिक हैं उसमें तत्व संतुलित नहीं है, उनकी संख्या संतुलित नहीं है, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम ढांचा समीकरण। और जब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करके लिख देते हैं, इसमें भाग लेने वाले यौगिकों के तत्वों को संतुलित कर देते हैं, जैसा कि हम यहां पर अभी इनको संतुलित करते हैं। ये 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर ये 2 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम 2 हुए, तो यहां पर 2 लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो समीकरण हमें प्राप्त होता है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो 3 तरह के समीकरण आपके सामने हैं। ये शब्द समीकरण, अभी ढांचा समीकरण लिखा था, और ये संतुलित समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक और क्रियाफलों को उनके सूत्र के रूप में लिखा जाता है। क्रियाकारकों की और क्रियाफलों की भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए कि वो किस भौतिक अवस्था में है, यदि वह ठोस अवस्था में होते हैं तो S लिखते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं तो L से प्रदर्शित करते हैं, और गैस अवस्था में होते हैं तो G से। और यदि क्रियाकारक और क्रियाफलों का जलीय विलयन होता है तो उन्हें AQ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में देखें तो हाइड्रोजन गैस के रूप में है, तो यहां पर गैस, ऑक्सीजन गैस के रूप में है, और जल द्रव होता है तो यहां पर L लिखते हैं। तो इस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफलों की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो हम समीकरण संतुलित करना देखते हैं। आपने एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है। द्रव्यमान क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों का बराबर होता है, और जब द्रव्यमान बराबर होता है तो दोनों तरफ तत्वों की संख्या भी बराबर होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों तरफ पाए जाने वाले तत्वों की संख्या और द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों तरफ अगर तत्वों की संख्या समान नहीं होती तो उन्हें समान करना पड़ता है या संतुलित करना पड़ता है। जैसे एक समीकरण लेते हैं हम, जिंक की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या संतुलित है या नहीं। यदि नहीं होगी संतुलित तो उसको संतुलित करते हैं। तो इसके लिए तो यहां तत्व, अभिकारकों के तत्वों की संख्या और क्रियाफल में तत्वों की संख्या। तो तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो है जिंक, दूसरा है सल्फर, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। तो जिंक की संख्या देखते हैं हम अभिकारकों की तरफ, तो जिंक कितने हैं 1, और यहां पर जिंक कितने हैं 1। फिर हम देखते हैं सल्फर की संख्या, तो सल्फर भी यहां पर कितने हैं 1, और यहां पर कितने हैं 1। हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। और अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या, तो ऑक्सीजन 4 है और 4 दोनों तरफ 4 हैं, तो यहां पे हमने लिखा 4। तो इस तरह से हमने देखा ये समीकरण पहले से ही संतुलित है कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है, अर्थात समीकरण संतुलित है। इसको अब संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है
इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रथम चरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों को एक बॉक्स के अंदर या डिब्बे के अंदर बंद कर लेते हैं। द्वितीय चरण में हम एक टेबल या सारणी बना लेते हैं जिसमें यहां पर हम तत्वों की संख्या लिखते हैं। दूसरे खाने में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और तीसरे खाने में उत्पादों में परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। तो यहां अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या देखें तो 1 है और यहां पर कितने हैं 3। अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और यहां पर कितनी है 2। और ऑक्सीजन की संख्या देखें तो यहां पर 1 है ऑक्सीजन और यहां पर कितनी ऑक्सीजन है 4। अब तृतीय चरण में हम क्रियाकारक और क्रियाफलों में परमाणु या तत्वों की संख्या को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम उस यौगिक को संतुलित करते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक हो। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो यहां पर देखें ऑक्सीजन की संख्या है 1 और यहां पर देखें क्रियाफल की तरफ ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो संतुलित करने के लिए हमें यहां पर ऑक्सीजन को 4 करना होगा। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम यहां बॉक्स में 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बॉक्स के अंदर या डिब्बे के अंदर सूत्र से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहां 4 लिख दिया तो सूत्र ही परिवर्तित हो जाएगा, वो रासायनिक पदार्थ ही परिवर्तित हो जाएगा, उसे परिवर्तित नहीं करना है। इसलिए हम यहां पर 4 न लिखकर हम 4 यहां पर लिखेंगे। अब यहां पर ऑक्सीजन 4 हो गए क्योंकि यहां पर जो कुछ संख्या लिखी है उसका गुणा इन दोनों में होता है। तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4, तो यहां पर हम गुणा करेंगे कितने हो गए 4, तो ये 4 ऑक्सीजन और यहां पर भी 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन संतुलित हो चुके हैं। जब 4 का गुणा यहां पर हमने किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन 2 थे, उसमें भी 4 का गुणा करना होगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। अब हम चौथे चरण में देखते हैं तो हाइड्रोजन और आयरन को संतुलित करना होगा, क्योंकि अभी हाइड्रोजन और आयरन संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को देखें हम तो क्रियाकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8 और क्रियाफल की तरफ देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो यहां पर हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है 8। तो यहां पे हमको 4 का गुणा करना होगा। तो हाइड्रोजन दोनों तरफ कितने हो जाते हैं 8 8। अभी हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को संतुलित कर लिया। अब केवल आयरन को संतुलित करना बाकी है। तो 5वें चरण में हम आयरन को संतुलित करते हैं। हम देखते हैं कि क्रियाकारक में या अभिकारकों में आयरन की संख्या 1 है और क्रियाफल में आयरन की संख्या कितनी है 3। तो क्रियाकारक में आयरन की संख्या को बराबर करने के लिए, क्रियाफल से बराबर करने के लिए 3 का गुणा करते हैं। तो आयरन की संख्या हो जाती है 3 और क्रियाफल में भी आयरन की संख्या कितनी है 3। तो इस प्रकार से आयरन भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी पहले संतुलित हो चुके थे। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब इस संतुलित समीकरण में केवल क्रियाकारकों और क्रियाफलों की भौतिक अवस्थाओं का लिखना बाकी रह जाता है। तो इनकी भौतिक अवस्थाएं लिख लेते हैं। आयरन ठोस होता है तो यहां पर सॉलिड लिखते हैं। यहां पर जल का उपयोग करते हैं हम भाप के रूप में इस अभिक्रिया में। तो जब भाप के रूप में करते हैं तो इसको लिखते हैं हम गैस, और ये भी ठोस होता है तो सॉलिड, और यहां पर हाइड्रोजन गैस के रूप में बनती है। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं को इन सूत्रों के आधार में लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये समीकरण पूर्ण हो जाता है। एक और समीकरण हम संतुलित करते हैं। मेथेन का जब दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं। इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन संतुलित करते हैं।
क्रिया कारक में हाइड्रोजनों की संख्या होती है 4 और क्रियाफल में कितनी है 2। तो यहां पर हम 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन संतुलित दोनों तरफ, यहां पे भी हाइड्रोजन 4 और यहां पर भी हाइड्रोजन 4। अब यहां पे हमने 2 का गुणा किया है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन देखें तो क्रिया कारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और क्रियाफल में यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो क्रियाफल में ऑक्सीजन की संख्या 4 है, 2 ये और 2 ये, तो यहां पे हमको 2 करना होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4 और यहां पर ऑक्सीजन 2 है और 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो कितने होते हैं 4 ऑक्सीजन। अब कार्बन को संतुलित करते हैं, तो कार्बन यहां पर कितने हैं 1 और यहां पर कार्बन कितने 1, तो कार्बन पहले से संतुलित है, तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अब हम एक और समीकरण लेते हैं, इसको संतुलित करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है और H2O बनता है। अब यहां पर देखें दोनों और तत्वों की संख्या, हम इस समीकरण को अब बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, तो यहां पर देखते हैं 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, यहां पर देखते हैं 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन ये हैं और 1 हाइड्रोजन 3 और यहां पे हाइड्रोजन की संख्या है 2। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और सोडियम भी बैलेंस नहीं है यहां पर। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर करते हैं 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं यहां पर 2 और 2 4 और यहां पर 2 हैं, तो यहां पर करते हैं हम 2। और अब देखते हैं सोडियम बैलेंस है क्या, सोडियम 2, तो यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है, तो सोडियम 2 और यहां पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन देखें तो यहां पर 2 हैं और 2 हाइड्रोजन अर्थात 4 हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो कितने हैं ऑक्सीजन, यहां पर कितने हैं 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो कितने हैं 6 ऑक्सीजन और यहां पर कितने हैं 6 ऑक्सीजन। और अब सल्फर देखें तो सल्फर भी यहां पर 1 है और सल्फर भी यहां पर 1 है, तो इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो जाता है। अब आने वाली कक्षा में हम अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।